अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल पॉइंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस एंड देयर पाथ्स। इसको हम सॉल्व करेंगे फ्लॉयड्स एल्गोरिदम से। ठीक है, हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इनके दरमियान हमारे पास कुछ म्यूचुअल डिस्टेंसेस हैं, कुछ कनेक्शंस डायरेक्टली हैं, जैसे 1 से 2 का डिस्टेंस डायरेक्ट है, 1 से 3 का डायरेक्ट है, 1 से 4 का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, 1 से 5 का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है। इस तरह बाकियों के भी कोई डायरेक्ट डिस्टेंस हैं, कुछ के नहीं है। ठीक है, तो हमने अब करना ये है कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस एंड देयर पाथ्स यूजिंग फ्लॉयड्स एल्गोरिदम। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? तो हमारे पास जो चीज़ आएगी उसमें है नोड 1 से नोड 2, नोड 1 से 3 4, 1 से 5, इनके सब के 1 के साथ जो पेयर हैं सब के डिस्टेंसेस निकलेंगे। 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, इन तमाम पेयर्स के डिस्टेंसेस। इसी तरह 3 4 नोड 3 से सब के डिस्टेंसेस, नोड 4 से सब के डिस्टेंसेस और नोड 5 से बाकी सब नोड्स के डिस्टेंसेस हमें पता लग जाएंगे। अच्छा, और इसको हम करने के लिए हमें इस जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमें दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम क्या देते हैं डिस्टेंस, डी मैट्रिक्स। इसके ऊपर हम नॉट लगा देते हैं, जीरो आइट्रेशन है इसलिए इसको हम डी नॉट मैट्रिक्स क्या देते हैं। इसमें हमारे पास 1 से 1 के लिए हम एक नो कनेक्शन यूज करते हैं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन 1 to 1। ठीक है, तो उसको एक डैश लगा के हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 से 4 का जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 का डिस्टेंस है 4, 1 से 3 का डिस्टेंस है 5, 1 से 4 का डिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो उसको हम इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और 1 से 5 का जो डिस्टेंस है उसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, और 2 से 1 का डिस्टेंस 4 है, 2 से 2 का डिस्टेंस कोई नहीं, 2 से 3 का डिस्टेंस जो है वो 3 है, 2 से 4 का डिस्टेंस जो है 1 है, 2 से 5 का डिस्टेंस जो है वो गिवन है और 8 है। ठीक है, इसी तरह 3 से 5 का डिस्टेंस, 3 से 1 का डिस्टेंस 5 है, 3 से 2 का डिस्टेंस जो है 3 है, और 3 से 3 का डिस्टेंस नहीं है, 3 से 4 का डिस्टेंस 7 है, और 3 से 5 का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो उसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं उनको हम डिस्टेंसेस ले लेंगे और जो नहीं है उनको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। ये जो 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड पे है ये रो इंडिसेस हैं, और जो ऊपर टॉप पे 1 2 3 4 5 हैं ये कॉलम इंडिसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इस नेटवर्क को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जिसमें उसके डिस्टेंसेस को हमने राइट डाउन किया। दूसरी साइड पे हमारे पास एक सीक्वेंस मैट्रिक्स एस नॉट सीक्वेंस मैट्रिक्स बनता है। सीक्वेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें उसी तरह 5 by 5 का ये एक मैट्रिक्स बनेगा। इसमें फर्स्ट एंट्री नहीं होती, सेकंड एंट्री 2, थर्ड एंट्री 3 4 5, फिर 1 सेकंड रो में 1 2 वाली एंट्री नहीं है, 3 4 5, फिर 1 2 3 वाली एंट्री नहीं है थर्ड रो में, 4 5, फिर 1 2 3 4 नहीं है, 5, फिर 1 2 3 4 और 5 वाली एंट्री नहीं है। ये सीक्वेंस मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स में हमें एंड पे पाथ्स पता लगेंगे और इस मैट्रिक्स में हमें एंड पे डिस्टेंसेस पता लगेंगे। ठीक है, ये अब हम करेंगे कैसे? हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पिवट कर लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पिवट करके उसकी बेस के ऊपर हमने बाकी जो एंट्रीज मौजूद हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ये वाली बाकी जितनी एंट्रीज होंगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के उनकी कैलकुलेशन हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बेस पे करनी है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर देखते हैं कि ये होंगी किस तरह से। जी स्टूडेंट्स, मैंने इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसको हमने पिवट किया है। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी, उसको हमने एज इट इज हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमने लिख लेना है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास जो है मैट्रिक्स में जो एंट्री है वो ये 2/2 वाली है, जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, ये वाली एंट्री यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एंट्री जो है 2 3, ये एंट्री कैसे आएगी? यहाँ पर प्रीवियस कॉलम में प्रीवियस मैट्रिक्स में हमारे पास है 3 के इधर है 4 और 3 के ऊपर जो है पिवट रो में है 5 + 4 9 होता है, तो 9 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर जो स्मॉलर वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद है 1, तो 1 के जो पिवट रो में इन्फिनिटी है और 1 के सामने पिवट कॉलम में 4 है, तो 1 का एज इट इज 1 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 8 के इन्फिनिट है पिवट रो में और 8 के जो पिवट कॉलम में है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से वो सारी एंट्रीज जो हम ये सारी एंट्रीज इसके पिवट इधर देखेंगे 4 है, इधर देखेंगे 5 है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर ये 7 है, 7 के इधर इन्फिनिटी है, 7 के इधर 5 है, तो यहाँ 7 का 7 ही नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। तो इसी तरह से सारी एंट्रीज हम कैरी कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने ऊपर वाले मैट्रिक्स को कंसीडर करते हुए वो सारी एंट्रीज हमने इसमें की हैं 3 1 8, और ये वाला 3 एज इट इज आ गया, 7 इन्फिनिटी, और फिर 1 7 -6 और 8 इन्फिनिटी और 6 और डैश। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई चेंज आया नहीं, ये वाला जो इन्फिनिटी है इसके ऊपर 5 है और इसके इधर जो है इन्फिनिटी है, तो ये वाला चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज यहाँ पर कैरी कर लेंगे। ठीक है, अभी तो बज़ाहिर देखने में ये लग रहा है कि हमने वो सारा मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, लेकिन जैसे ही हम 1-2 आइट्रेशंस और करेंगे तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी चूंकि इसके डिस्टेंस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आई, तो इसका जो सीक्वेंस मैट्रिक्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं करनी। ठीक है, एज इट इज ये वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसके सीक्वेंस मैट्रिक्स में भी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरह से आगे फिर हम चलते जाएंगे। अभी हम इसका ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है और इसके साथ ही हमारे पास ये सीक्वेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट कर ली है। अब हमने करना क्या है, हमने अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को पिवट कर देना है, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को पिवट करके हमने उसकी बेस के ऊपर बाकी सारी कैलकुलेशंस करके फिर इसको आगे चलाना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमने पिवट किया हुआ है, तो ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमने पिवट किया है ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। अब हमने बाकी सारी एंट्रीज को इनकी बेस के ऊपर करना है। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट वाली एंट्री होती है वो एज इट इज हो जाएगी। ठीक है, 1 1 डैश है। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 के इधर 4 है और इधर 3 है, तो 5 के इधर 4 + 3 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 को हम 5 ही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के इधर 1 है और इधर इन्फिनिटी के 4 है, 1 + 4 = 5, तो इन्फिनिटी को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इसी तरह से 12 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली तो सेकंड रो एज इट इज आई हुई है। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या आएगा, 5 है तो 5 का 5 ही आ जाएगा, यहां पर 3 का 3 रहेगा। उसके बाद है ये वाला एलिमेंट नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास यहाँ 7 है, तो 7 के इधर 1 है और 7 के इधर है 3, तो 3 + 1 4 होता है, तो 4 7 को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे आ जाएगा 4। और ये वाला जो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी के इधर है 8 और इन्फिनिटी के इधर जो पिवट है उसमें है 3, तो 8 + 3 11 इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बाकी सारी कैलकुलेशन हमने की। 5 इधर आ गया, इधर 7 की जगह 4 आ गया डैश, और इधर 6 का 6 आ गया, क्योंकि 6 के जो ऊपर था पिवट में 8 है, रो में 8 है और इसके इधर पिवट कॉलम में 1 है। 8 + 1 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो इधर 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
और बाकी जो नीचे हैं 12 है, 8 है, 11 है, 6 है, और ये आ जाएगा, ये 12 इन्फिनिटी की जगह पर आएगा। ठीक है, ये वाला इन्फिनिटी, इसके पिवट कॉलम में है 8 और इसके पिवट रो में है 4। 8 प्लस 4 इज 12। 12 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो हम इसको 12 इसकी जगह से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह ये 8 का 8 एज इट इज रह जाएगा। ये 11 भी एक इन्फिनिटी की जगह पर आएगा, ये 6 चेंज नहीं होगा और ये ऐसी डैश आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो जो एलिमेंट्स चेंज होकर आए हैं उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया। ये वाला इन्फिनिटी चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये 7 चेंज हुआ, ये वाला इन्फिनिटी भी चेंज हुआ है। ठीक है, ये वाला इन्फिनिटी चेंज होके ये क्या हो गया है, ये वाला इन्फिनिटी भी चेंज हो गया और हमारे पास ये वाला इन्फिनिटी भी चेंज हुआ था। ठीक है, ये वाला, जो जो एलिमेंट्स चेंज होके हमारे पास आए हैं उनको हमने प्रीवियस आइट्रेशन में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और ये किस वजह से चेंज हुए हैं, ये चेंज हुए हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम की वजह से। अब हमने यहां पर जब S1 को हमने S2 में लेके आना है, ये तो हम D1 को D2 में ले आए हैं ना, अब हमने S1 को S2 में लेके आना है। जब हमने S1 को S2 में लेके आना है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के यहां पर जो जो एलिमेंट्स चेंज हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स को यहां पर हमने 2 से रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड रो सेकंड कॉलम की वजह से चेंज हुए हैं। तो उन सब को हम, जैसे ये वाली इन्फिनिटी है, ठीक है, इस इन्फिनिटी का इधर जो ऑर्डर है वो ये है 4। ठीक है, इसका ऑर्डर था 1 4 और इसका ऑर्डर है 1 4। ठीक है, तो 1 4 को हम यहाँ पर 2 से रिप्लेस करेंगे, इसको भी 2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको भी 2 से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये 7 है, 7 का ऑर्डर है क्या 3 4, और फिर ये वाली इन्फिनिटी, इसका ऑर्डर है 3 5। तो यहाँ पर भी 3 4 और 3 5 को हम रिप्लेस करेंगे 2 से। उसके बाद हम इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये सारे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट 2 से रिप्लेस हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट 2 से रिप्लेस होके हमारे पास इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, वो जितनी भी एंट्रीज प्रीवियस मैट्रिक्स में जो S1 मैट्रिक्स में जो चेंज हुई हैं उनको हमने हाईलाइट करके यहाँ पर उन सब को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, फिर ये भी 2, ये भी 2 और ये दो वैल्यूज भी 2 हो गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने D2 मैट्रिक्स में आइट्रेशन करनी है और इसमें हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने पिवट कर देना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को पिवट करेंगे और थर्ड रो थर्ड कॉलम की बेस के ऊपर हम फिर यहाँ पर नेक्स्ट आइट्रेशन डिस्टेंसेस की कैलकुलेशन करेंगे और उसके साथ जो जो चेंजेस इसमें जो जो चेंजेस होके आएंगी उसके हिसाब से हम S3 को भी उसी तरह रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, अब हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम को पिवट करके आगे चलना है। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को पिवट किया गया है और थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यूज जो हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में एज इट इज आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज एज इट इज आ चुकी हैं तो ये जो बाकी वैल्यूज जो हैं, ये वाली इधर की वैल्यूज, ये वैल्यूज जो मैट्रिक्स में रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं उनको हम इन्हीं वैल्यूज की बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट वन आप यहाँ पर देखें, ये डैश है, डैश एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ 4 है, 4 के इधर 5 है, 4 के इधर 3 है, 3 + 5 जो है वो 8 होता है, तो 4 में चेंज नहीं आएगी, 4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इधर 5 है, 5 के इधर पिवट में 5 है, पिवट कॉलम में, और पिवट रो में 4 है, तो ये 5 + 4 9 हो गया, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का 5 रह गया। इधर 12 है, 12 के इधर 11 और इधर 5 है, तो ये 12 इज लेस, तो 12 को हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास मजीद यहाँ पर चेंज नहीं आती, यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी चेंज नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जो जो चेंजेस इसमें नहीं है उसको हम एज इट इज सारी को, इसमें अभी हमें पता चल गया कि इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे और इसका जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो भी एज इट इज ही हम कैरी कर लेंगे।
जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने S3 मैट्रिक्स S2 मैट्रिक्स को एज इट इज़ हमने S3 मैट्रिक्स में ले आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं आई थी। ठीक है, डिस्टेंसेस में कोई चेंज ना आने की वजह से हमने फिर उसको एज इट इज़ आगे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हमने D3 मैट्रिक्स से हमने D4 मैट्रिक्स बनाना है। जो D3 मैट्रिक्स से जो D4 मैट्रिक्स बनाना है, इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा। जैसे हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को पिवट कर चुके हैं, अब हम इसका फोर्थ रो फोर्थ कॉलम को पिवट करेंगे, और ये फोर्थ कॉलम है और ये वाली फोर्थ रो है, इसको हम पिवट करेंगे और रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स को इसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी उनको हम रिप्लेस करते जाएंगे, और जो चेंजेस आएंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो S3 मैट्रिक्स के अंदर सीक्वेंसेस का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर उन एलिमेंट्स को हम 4 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 3 वाले में तो रिप्लेस नहीं हुई ना, इसलिए नहीं रिप्लेस हुई कि क्योंकि वहां पर चेंज कोई नहीं आई, और यहां पर हम फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने फोर्थ रो फोर्थ कॉलम को हाईलाइट पिवट कर दिया है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ को हमने आगे कैरी कर लिया है नेक्स्ट मैट्रिक्स D4 में। यहाँ पे हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स है उसकी सारे की कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। यहाँ आप देख लें, ये वाला 4 जो है इसके इधर 1 है, इसके इधर 5 है, इसमें चेंज नहीं आएगी, इसमें 5 में चेंज नहीं आएगी। 5 तो ये वाला 5 एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 12 इसको देखते हैं, इसके इधर 5 है पिवट कॉलम में और इसके इधर पिवट रो में 6 है, तो 6 + 5 11 होता है, तो ये 12 जो है 11 से रिप्लेस होकर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या चेंज आएगी, ये वाला 4 चेंज नहीं होगा, 3 चेंज नहीं होगा, 8 6 + 1 7 है, तो ये वाला 8 चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 चेंज नहीं होएगा, ये वाला 3 जो है इधर 1 4 ये चेंज नहीं होएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो 11 है, 11 के इधर 4 है, इधर 6 है, तो ये वाला 11 भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इधर 12 है, तो ये 12 भी चेंज हो जाएगा, और 8 है तो 8 के इधर 1 है, इधर 6 है, तो ये मिल के 7 हो जाएगा। जब ये 7 होगा तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये 11 है, तो 11 भी चेंज हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया है यहाँ पे कि हमारे ये 5th कॉलम में 3 एलिमेंट्स चेंज होंगे और 5th रो में 3 एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स, इनको मैंने इधर भी हाईलाइट कर दिया है। ये वाले एलिमेंट्स जब नेक्स्ट मैट्रिक्स में आएंगे S4, सॉरी मैंने इसको D4 लिखा हुआ है, ये S4 मैट्रिक्स है। ये वाले एलिमेंट्स जब S4 मैट्रिक्स में आएंगे तो ये जो सर्कल किए हैं ये सारे चेंज होकर 4 होकर आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनकी जगह पर दूसरी वैल्यूज इनको रिप्लेस करके आएंगी आगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं कि वो सारी एंट्रीज को मैंने चेंज करके इसमें रिकॉर्ड कर लिया है नए मैट्रिक्स में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास S4, वो जो D4 था मैंने रिप्लेस कर S4 चेंज कर दिया उसको। ठीक है, S4 के अंदर वो वैल्यूज चेंज होके आ गई हैं। जो पिछले मैट्रिक्स में हमने हाईलाइट की थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पर 4 से रिप्लेस होकर आ गई हैं। ठीक है, अब हमने 5th रो 5th कॉलम को पिवट करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 5th रो D4 मैट्रिक्स में 5th रो और 5th कॉलम को पिवट किया है, और जिन एलिमेंट्स को, जिन रो कॉलम को मैंने पिवट किया है उनको मैंने D4 मैट्रिक्स में एज इट इज 11 7 10 6 डैश और कॉलम में 11 7 10 6 डैश एज इट इज हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 4 के इधर 7 है और 4 के इधर 11 है, तो 18 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 का 4 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा। ये वाला 5 इसके इधर 11 है, इसके इधर 6 है, तो ये 17 हो जाएगा, तो ये 5 ही रह जाएगा। 4 है, 4 के उधर 7 है, तो ये भी 4 ही रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। 1 5 3 4 5 1, ये देख लें, फिर देख लें, 1 के इधर 7 है और 1 के इधर 6 है, तो ये 6 + 7 13 है। 13 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 को 1 ही रखेंगे, 4 का 4 रह जाएगा,
और इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई चेंज नहीं आई, तो ये D4 मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये S4 मैट्रिक्स है। फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम को हमने पिवट करके सारी बाकी कैलकुलेशन करके देखी है, कहीं चेंज नहीं आई, तो वो सारी वैल्यूज हमने एज इट इज D5 मैट्रिक्स में ले आए हैं, ठीक है। इसी तरह जो S4 है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, S4 को भी हम एज इट इज ही यहाँ पर S5 में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पिवट करना है और nth रो nth कॉलम तक आपने हर आइटरेशन में पिवट करते रहना है, ठीक है। और जब आपकी लास्ट रो लास्ट कॉलम पिवट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद आप सीक्वेंस मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और वहां पर आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके डिस्टेंसेस को देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से उनके पाथ और किस तरह से इन मैट्रिसेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके पास किस तरह हमें पता चले कि वो जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है और उसका पाथ क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्चुअल नेटवर्क था, ठीक है। इस नेटवर्क में अगर हमने देखना है कि 5 से 3 पर जाना है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें क्या पता चला। तो अब हम देखते हैं कि नोड 5 से नोड 3 पर जाएंगे, ये ठीक है। ये नोड 5 से जाएंगे हम नोड 3 पर, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमें पता चला वो है 10। और इसका पाथ हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। पाथ हमें कैसे पता चलेगा? 5 से जाएंगे हम 3 पर, तो वाया 4 जाएंगे, ठीक है। 5 से जाएंगे हम 3 पर, तो दरमियान में आएगी 4। अब हमने ये देखना है कि 5 से तो 4 पर चले जाएंगे यहां पर, ठीक है। 5 से तो 4 जाएंगे, 4 से 3 डायरेक्ट है या 4 से 3 दरमियान में कोई और नोड भी आती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 4 से 3 के लिए हमें क्या पाथ सिलेक्ट करना है। 4 से जब 3 पर जाएंगे तो वाया 2 जाएंगे, जब भी हम 4 से 3 पर जाएंगे तो हम वाया 2 जाएंगे। तो 4 से पहले हम 2 पर जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 2 से 3 पर हम डायरेक्ट जाएंगे या दरमियान में कोई और भी नोड आएगी। तो जब हम 2 से 3 का देखेंगे तो 2 से 3 है, तो इट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो इनके दरमियान में कोई नोड नहीं है, 2 से 3 के दरमियान में कोई नोड नहीं है। तो हमारा जो टोटल पाथ है वो है 5 4 2 3। इसको हम, और इसका जो डिस्टेंस, ये पाथ है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 10। तो 5 4 2 3। यहां पर हम फिर देखते हैं 5 4 6, 4 से 2 1 7, और 2 से 3 का डिस्टेंस है 3, 4 1 3। पाथ है 5 4 2 3, डिस्टेंस हो गया 10 और पाथ हो गया, हमें पता चल गया, ठीक है। ये इसका पाथ है और ये इसका डिस्टेंस है। इसी तरह से आप यहां पर किसी भी नोड से, नोड 4 से नोड 3 का डिस्टेंस, नोड 4 से नोड 5 का डिस्टेंस, नोड 4 से नोड 1 का डिस्टेंस और उसका पाथ आप यहां से इसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो भी डिस्कस किया था वो सारा था ये वाला मैट्रिक्स, जिसमें 1 से 2 के लिए जो डिस्टेंस है वो 4 है, और 2 से 4 के लिए भी डिस्टेंस जो है वो 2 से 1 का डिस्टेंस भी 4 है। 1 से 2 का डिस्टेंस 4 है, तो 2 से 1 का डिस्टेंस भी 4 है। 3 से 2 का डिस्टेंस जो है वो 3 है, और 2 से 3 का डिस्टेंस भी 3 है। 4 से 2 का डिस्टेंस जो है 1 है, और 2 से 4 का डिस्टेंस भी 1 है। अच्छा, ये हमारा प्रॉब्लम यहां पे हो गया फिनिश। इस तरह की जो सिचुएशन है ये होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनते हैं और इनके सिमेट्रिक रिजल्ट्स ही आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिजल्ट्स ही आते हैं, जो इनका डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है उसमें सिमेट्रिक रिजल्ट्स आते हैं। और इन द एंड अगर इसमें थोड़ी सी अगर हम वेरिएशन कर दें, यहां पर अगर हम इसको एरो लगा दें, ठीक है, एरो लगाएंगे इस तरह से, अब जो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स बनेगा यहां पर वो किस तरह से बनेगा, उसमें 3 से 7 का जो डिस्टेंस होगा
वो तो 3 से 4 का जो डिस्टेंस होगा वो तो 7 होगा, लेकिन 4 से 3 का डिस्टेंस इन्फिनिटी लिखा जाएगा। ठीक है, 3 से 4 का जो डिस्टेंस है वो तो 7 लिखा जाएगा, और 4 से 3 का जो डिस्टेंस है ये वाली एंट्री उसमें इन्फिनिटी लिखी जाएगी। ठीक है, जब ये वाली एंट्री इन्फिनिटी लिखी जाएगी, ये वाली एंट्री 7 लिखी जाएगी, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगा, और एरोज के साथ आपके मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहते। तो फिर बाकी सारी कैलकुलेशन उसी तरह करनी होती है जिस तरह से हमने इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए की है। ठीक है, थ्रू आउट द कैलकुलेशन हमने कहीं सिमेट्री का जिक्र नहीं किया, डिस्कस नहीं किया सिमेट्री को। इसी तरह से जब आप एक एरोज के साथ प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके डिस्टेंस मैट्रिक्स को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, तो फिर अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस मैट्रिक्स उसी तरह रहेंगे जैसे ये हम लिख रहे हैं, और उसके जो मैट्रिक्स हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स वो इस तरह से लिखे जाएंगे कि यहां पर वो वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा एरो की वजह से। ठीक है, अगर एक एरो है तो उसमें एक जगह पे चेंज आ जाएगी, 2 एरो हैं तो 2 जगह पे चेंज आ जाएगी, अगर सारे एरोज होंगे तो हर जगह उसी तरह से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 वे तो होगा और 2 वे वो नहीं होगा। ठीक है, होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके ऊपर काम भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।